चैप्टर चलेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तीसरा हमारा चैप्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्चुअल में एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन इसमें कुछ मैकेनिज्म है जो टफ पड़ जाती है, जिसको अपन बहुत आराम से समझेंगे। वैसे हमको नहीं लगता जूलॉजी में ऐसा कुछ होता होगा कि टफ पड़े, समझ गए। यदि हम इसके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये हमारा जो चैप्टर है आपके नीट एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस कैरी करता है। 2 से 3 क्वेश्चन तक आपके नीट एग्जाम में यहाँ से आते हैं, और ये चैप्टर आपका एज अ बोनस है, बहुत इजी है, साथ साथ चलते चलना है ना। जैसे आज मैंने पढ़ा दिया, इसको घर जाके रिवाइज कर लेना, नोट कर लेना। इसका बेनिफिट ये होगा कि सेल बायोलॉजी लेंदी चैप्टर, उसको पढ़ने के लिए टाइम मिल जाएगा। मैं इसके क्वेश्चंस दे दूंगा, अभी 1-2 दिन के अंदर ग्रुप में डाल दूंगा। आप टारगेट करिएगा कि आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का मिनिमम 800 क्वेश्चन आपके होने चाहिए। यदि आप पर डे 200 क्वेश्चन करोगे तो 4 डेज में 800 कंप्लीट हो जाएंगे, समझ गए। जब आप 800 क्वेश्चन कर लोगे तो कंफर्म इनमें से 100 क्वेश्चन ऐसा होगा जो हो सकता है आपसे ना बना हो। ये 100 क्वेश्चन आप मेरे से पूछ लेना, डाउट बता देंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो जूलॉजी वाला पोर्शन है ना, उसको इतना अच्छा कर लो कि जब आप अगले 12th में जाओ या नीट के प्रिपरेशन के लिए जाओ तो तुम लोगों का यहाँ पे टाइम खराब ना हो। कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, पता है, जो चैप्टर आपको आ जाता है ना अच्छे से, तो उस चैप्टर को आपका रिवाइज करने में टाइम नहीं लगता, पहला, और उसको रिवीजन करने में टाइम नहीं लगेगा, पहला बेनिफिट। दूसरा, यही वाला टाइम आप निकाल के फिजिक्स केमिस्ट्री को न्यूमेरिकल कर सकते हो, क्योंकि पता है आप फिजिक्स केमिस्ट्री को न्यूमेरिकल करोगे ना 800 तो बहुत टाइम लगता है, तो वो टाइम आपका बचा देगा बायोलॉजी वाला। क्लियर। चलिए, तो बायोलॉजी का हमारा चैप्टर है एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम समझेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है और हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते क्यों हैं। जैसे मैंने पढ़ा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेशन हमने क्यों पढ़ा था, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड होता है जो कि पंपिंग होता है हर ऑर्गन्स में, अब पंप करता है हार्ट। फिर उसके बाद मैंने पढ़ा था स्केलेटन पढ़ा था। स्केलेटन में मैंने क्या बोला था कि बोन्स होती हैं। अब बोन क्या करती है, हमारी बॉडी को एक शेप या मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। फिर मैंने पढ़ा मसल्स में मूवमेंट्स होता है, कहीं खुद मूवमेंट्स होता है, मतलब अलग अलग शेप वगैरह देता है। तो हर चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब क्या है इस चैप्टर, हाँ ये हमारा पहला लेक्चर ही है ना, ये हमारा पहला लेक्चर ही है आज का। तो इस चैप्टर को हम जब पढ़ेंगे ना एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इसका मेन रोल क्या होता है और हम इसको पढ़ते क्यों है, पहले ये जानिए, ध्यान से सुनो। एक्सक्रीशन जो होता है ना, जो एक्सक्रीशन होता है मतलब कि हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे लिए काम का नहीं है, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना अपन, यदि हम अपनी बॉडी में वेस्ट मटेरियल को स्टोर करते जाएं, बाहर ना निकालें। हेलो, समझ गए। ज्यादा से ज्यादा 3 दिन 4 दिन सब समझदार है। चलिए, मतलब अब यहाँ पे हम अपने को अपनी बॉडी से क्यों हंसवा रहे हो, अपने को अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है वो होता है एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है वो होता है एक्सक्रीशन, ठीक है। और इस एक्सक्रीशन में जो जो ऑर्गन्स यूज आते हैं, हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन है जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। हाँ, किडनी छोड़ दो, तुम बताओ। एनस, हाँ छोड़ दो, आ जाओ। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, वो होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन। जो मटेरियल बाहर निकलता है वो होता है एक्सक्रीटरी मटेरियल। और इस सारी प्रोसेस में जो टर्म यूज होती है वो होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम। फिर से सुनिए, जैसे अब एक चीज और बहुत अच्छी चीज आ जाती है कि हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल आया कहाँ से। यदि हम बात करें 1 नंबर 2 नंबर, पसीना, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलती हैं, इसका मतलब जाहिर सी बात है एक चीज प्रूव होता है कि उन सब का रॉ मटेरियल पहले हम अंदर लेते हैं। जब आप पानी पियोगे तभी तो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में देखिए
यदि हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले इसमें आपको पता 3 चीजें याद रखना जरूरी है बेटा। पहले आपको याद रखना है एक्सक्रीटरी मटेरियल। एक्सक्रीटरी मटेरियल हम देखिए, हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है, तो उस वेस्ट मटेरियल को हम बोलेंगे एक्सक्रीटरी मटेरियल। क्या बोलेंगे? एक्सक्रीटरी मटेरियल। फिर उसके बाद इस वेस्ट मटेरियल में जो जो ऑर्गन यूज आएंगे उनको हम बोलेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन। और ये जो मटेरियल को जिन ऑर्गन के थ्रू बाहर निकाला जाएगा, क्या ऐसे ही निकल जाता है? कोई ना कोई मैकेनिज्म, कोई ना कोई प्रोसेस होती है। ऐसा थोड़ी हम जा रहे हैं निकल गया। उनका सबका एक कोई ना कोई हेलो, सबका कोई ना कोई सिस्टम होता है। इन पहले तीनों चीज को देखो ना एक बार। एक्सक्रीटरी मटेरियल, एक्सक्रीटरी मटेरियल में आपका पसीना आ सकता है, सू आ सकती है, 2 नंबर आ सकती है, आंसू आ सकते हैं, और ये आ सकता है, मुंह से भी आ सकता है। मतलब जहां जहां से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, सारे के सारे क्या हो जाएंगे? एक्सक्रीटरी मटेरियल। समझ गए? इनमें कौन कौन से ऑर्गन्स का रोल होता है? ठीक है, तो ये हाँ, कान से भी वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन। उसके बाद इन सबका एक सिस्टम होता है, वो हो जाएंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब सुनो, अब ये सब समझने के पहले हम देखेंगे मटेरियल आया कहाँ से और क्या जरूरत पड़ी कि हम उसको बाहर निकालें। पहले हम इसकी बात करेंगे, फिर इसकी बात करेंगे, फिर इसकी बात करेंगे। जैसे इसकी बात हुई मतलब चैप्टर खत्म। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले यदि हम बात करें एक्सक्रीटरी मटेरियल का, तो बेटा आपको पता है एक्सक्रीटरी मटेरियल हमारी बॉडी में यदि हम लोग कुछ वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं ना, उसके पहले कुछ रॉ मटेरियल लेते हैं। जैसे अपन चावल खाते हैं, कुछ फ्रूट्स खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो आप जो भी चीजें खाओगे ना, तो आपको मेजर चीजें उससे ये मिलेगा। या तो आप ग्लूकोज खा रहे होगे, या तो आप प्रोटीन खा रहे होगे, या तो आप फैट खा रहे होगे। समझ गए? और मैं हालांकि ये थोड़ा टॉपिक से बाहर है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, यदि आप बेटा 1 ग्राम ग्लूकोज खाते हो, तो आपको 1 ग्राम ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है 4 किलो कैलोरी। आप 1 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो, तो आपको एनर्जी मिलती है 4.2 किलो कैलोरी। आप यदि 1 ग्राम फैट खाते हो, तो आपको एनर्जी मिलती है 9.2 किलो कैलोरी। इसका मतलब देखिए, ग्लूकोज मतलब समझ गए ना, चावल हो गया, रोटी हो गया, आलू हो गया, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मतलब ग्लूकोज को आप और अच्छे से ऐसा बोल सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट। फ्रूट्स में आपका बनाना हो गया, केला हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे बेटा? ग्लूकोज हो जाएंगे। उसके बाद प्रोटीन आपको पता है, आप बादाम खा रहे हो, दाल खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, इस तरह की चीज़ों में क्या होता है? प्रोटीन। आप जैसे अपन सब्जी में ऑयल डालते हैं, तो ऑयल खा रहे होते हैं, घी खा रहे होते हैं, केक खा रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ें जहाँ पे ऑयल होता है वहाँ से मिलता है अपने को फैट। और ये तीनों चीज़ें मिलके कौन कौन? ग्लूकोज, प्रोटीन और फैट, ये तीनों चीज़ें मिलके हमारी बॉडी की रिक्वायर्ड एनर्जी की भरपाई करते हैं। आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा लो, प्रोटीन और फैट ना खाओ, आप पता है आप में कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाएगा। क्योंकि हमारी बॉडी को बनने के लिए, सरवाइव करने के लिए तीनों चीज़ें चाहिए। हमारी बॉडी क्या होती है? ग्रुप ऑफ सेल। और सेल की सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। यदि आप यही तीनों चीज़ में कोई एक चीज़ दोगे तो सेल ब्रेक हो जाएगी। इसीलिए हमको सरवाइव करने के लिए हमको तीनों चीज़ें खाना कंपलसरी हो जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे यदि मैंने एक चीज़ बताया कि इन तीनों चीज़ों से अपने को इतनी इतनी एनर्जी मिलती है। तुम यहाँ बैठो ना, इधर पे नहीं दिखेगा, यहाँ बैठो ना। पता है क्यों? वो मैं हिल उल नहीं पा रहा हूँ है ना, एकदम मेरे को बधा बधा लग रहा है। इधर आओ ना, इधर। हाँ, मतलब ऐसे थोड़ा सा चलना फिरने में थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ, हैं?
जो हमको मेरी मजाक उड़ाएगा मैं उससे कठिन कठिन क्वेश्चन पूछ के और उसकी भयंकर बेइज्जती उड़ाऊंगा। याद रखना बेटा, कोई दिक्कत नहीं, सबका समय आता है। आओ, तो ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम से आपको 4 किलो कैलोरी एनर्जी, प्रोटीन से 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी और फैट से 9 किलो कैलोरी एनर्जी। जिन बच्चों को मैं बायोमोलिक्यूल पढ़ा रहा हूं सिर्फ उन बच्चों से क्वेश्चंस है, बच्चे समझ गए? पर डे रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर दिस मेल एंड फीमेल, मतलब पर डे मेल और फीमेल को कितनी एनर्जी चाहिए, पर डे मेल और फीमेल को कितनी एनर्जी चाहिए नॉर्मली सरवाइव करने के लिए। ऐसा होता है ना, अपन ऐसा थोड़ी भर के एकदम खा लिए, नहीं, एक फिक्स अमाउंट होता है कितनी एनर्जी चाहिए। चलो बोलो, मेल को कितनी चाहिए पर डे? 2700 किलो कैलोरीज। वेरी गुड। और 2300 कैलोरीज। हाँ, मेल को पर डे 2700 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए और फीमेल को पर डे 2300 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए। ध्यान से समझिएगा, 1 ग्राम से इतना, 1 ग्राम से इतना, 1 ग्राम से इतना, मतलब आप इतना खाना खाओ कि तीनों चीज मिल के इतनी होनी चाहिए एनर्जी। कितनी? मेल में, फीमेल में इतनी होनी चाहिए। अब ये एक एवरेज वैल्यू लिखी जाती है, आपको पता है यहाँ से 2500 से 3000 हो सकता है, यहाँ 2000 से 2500 हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को देखो ना, सब लोग सेम नहीं होते, कोई दुबले होते हैं, कोई मोटे होते हैं, कोई भयंकर मोटे होते हैं, कोई भयंकर दुबले होते हैं, ठीक है। तो इन सब का अलग अलग ये एनर्जी हो सकती है रिक्वायर्ड, तो ये डिपेंड करता है। और यदि आप हेल्दी हो तो आपको पर डे इतनी एनर्जी चाहिए ही। यदि आपकी बॉडी में इससे एनर्जी कम होती है तो वीकनेस आता है, और एनर्जी इससे ज़्यादा होती है तो अपन हेल्दी होते हैं। सर एक क्वेश्चन था जी। कि 1 ग्राम से 4 किलो कैसे बना? ये अमाउंट है वेट का और ये अमाउंट है एनर्जी का, तो वेट और एनर्जी दोनों में डिफरेंस होगा ना? नहीं, हाँ। ठीक है। आइए अब मेरी बात सुनो। हाँ फीमेल में कम और मेल में हाँ, सब कुछ कम होता है। पूछ के क्यों बेइज्जती दिलवाना चाहती हो? सर ब्लड भी कम देते हैं। ब्लड भी कम है, दिमाग भी कम है, दिल भी। दिमाग कम चाहिए। दिमाग कम नहीं है, है। थोड़ा है। तुमको सब में कम होता है। है? दिमाग समय उतना ही रहता है, बस चलता कम। किसका? फीमेल का ना? चलो कोई बात नहीं, हमको करने की जरूरत नहीं पड़ी, समझ गए? आओ अब देखो ना, अब ये चीजें तो मेरे को समझाना ही नहीं था, मेरे को समझाना कुछ और चीज था। मैं ये समझा रहा था, आप देखना हर जगह पे एनर्जी एनर्जी लिखी है ना। अब मैं एक कॉमन सा क्वेश्चन तुम लोगों से पूछूंगा, सारे के सारे प्यारे बच्चे 10th पढ़ के आए हो, आप मेरे को ये बताओ, यदि मैं ग्लूकोज ले लूं, क्या ले लूं? ग्लूकोज ले लूं, इसको ऑक्सीजन दे दूं, तो हम यहाँ पे निकलेगा CO2, पानी और एनर्जी। सब बच्चों को पता है, इट इज नोन एज रेस्पिरेशन। breakdown of glucose in the presence of oxygen release carbon dioxide water and energy, it is known as respiration। सबको पता है ना? अब मेरी बात सुनिएगा, देखिए ये वाला जो एनर्जी है ना, ये वाली एनर्जी अपनी बॉडी यूज कर लिया, ये सिर्फ हम 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। सब लोग इधर देखो बेटा, जो हमारा 1 ग्राम ग्लूकोज है, उनने एनर्जी निकाला, हमारी बॉडी ने एनर्जी यूज कर लिया। क्लियर हुआ? हमारी बॉडी ने एनर्जी यूज कर लिया। अब क्या हुआ, जो CO2 हमारा वेस्ट मटेरियल था, तो कुछ CO2 तो सांस से बाहर निकल गया, कुछ CO2 सांस के थ्रू बाहर निकल गया, पूरा CO2 नहीं निकलता, कुछ ब्लड में घुला हुआ रहता है, समझना, कुछ CO2 ब्लड में घुला हुआ रहता है। जो पानी बचा तो कुछ पानी ब्लड में मिल जाता है, अब कुछ पानी मतलब वहीं इंटेस्टाइन में ही रह जाता है, या तो ये मान लो कि ये वाला पानी ब्लड में मिल गया, अब ब्लड के थ्रू ये वाला पानी अभी अपनी पूरी की पूरी बॉडी में घूम रहा है। जब इस पानी को बाहर निकालना होगा तो ये पानी यूरिनेशन के थ्रू, देसी स्टाइल में हम सूसू बोलते हैं, यूरिनेशन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा, समझ गए? और ये एनर्जी, समझना, एनर्जी बॉडी ने यूज कर लिया, पानी निकला, CO2 निकला, कुछ CO2 बचा हुआ है, समझ गए बेटा? अब क्या होता है, मान लीजिए कि आपने ग्लूकोज खाया, ग्लूकोज के साथ साथ आपने प्रोटीन भी खाया, खाओगे ना,
प्रोटीन को भी आपने ऑक्सीजन दिया, जब आप प्रोटीन का ब्रेक डाउन करोगे ना तो आपको मिलेगा अमोनिया और एनर्जी। क्या मिलेगा? अमोनिया और एनर्जी। अब मजा आएगा। एनर्जी तो हमारी बॉडी ने यूज कर लिया, एनर्जी हमारी बॉडी में यूज कर लिया। अब ये अमोनिया वेस्ट मटेरियल हो गया, जैसे ये वेस्ट मटेरियल हो गए। ये वाला पानी वेस्ट पानी है, पीने के काम नहीं आता। आता है? ये पीने के काम नहीं आता, मतलब वेस्ट पानी है। ऐसे ये अमोनिया भी वेस्ट अमोनिया है, मतलब ये हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है, ये हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है, और ये मिले हुए होते हैं ब्लड में। कहाँ मिले हुए होते हैं? और ये दोनों लोग अब दोनों ब्लड में मिल गए, और ये दोनों पहुंच गया कहाँ? लीवर में। कहाँ पहुंच गया? लीवर में एक प्रोसेस होता है जिसको इन दोनों को बना देता है यूरिया। क्या बना देता है? और ये यूरिया बाई ब्लड अपने चले जाती है यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ चली जाती है? और यूरिनरी ब्लैडर में ये यूरिन टाइम से बाहर निकाल दी जाती है। समझ गए? तो ये देखो कितनी बढ़िया चीज़ें मैंने बता दिया। आप सुनिए, मैंने ये आपको क्लियर कर दिया कि जो हमारा चैप्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में वेस्ट मटेरियल को हम बाहर निकालते हैं। क्लियर हुआ? जो हम वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, तो वेस्ट मटेरियल तब आता है जब हम कुछ खाते हैं। जब हम खाते हैं तो कैसे आता है? तो ग्लूकोज से ये, प्रोटीन से ये, फैट से भी ये, है ना। और ये हमारी ब्लड में मिलता है, ब्लड से जाता है लीवर में, लीवर से कन्वर्ट होता है यूरिया में, और यूरिया के थ्रू, मतलब यूरिया को यूरिनेशन के थ्रू हम बाहर निकाल देते हैं। हमको नहीं लगता कोई भी डाउट तुम लोगों का यहाँ पे बचा। मैं अपने हिसाब से एक एक चीज़ें बता दिया जहाँ तक तुम सोच सकते हो। दिमाग लगाओगे तो भी डाउट्स नहीं आएगा, नॉर्मल चीज़ें। क्लियर हुआ? तो ये हुआ हमारा क्या, सिर्फ चैप्टर के डेफिनीशन का अभी मतलब हुआ है। सिर्फ एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सक्रीशन क्या है, मैं सिर्फ अभी चैप्टर की डेफिनेशन बताया हूं। समझ गए? अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ, अब शुरू होगा ये। अब यहां पे देखिए, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, जो ग्लूकोज है तो जब ग्लूकोज का पायरुविक एसिड बनता है, यहाँ से अमोनिया बनता है, यहाँ से एथेनॉल और एनर्जी बनती है, यहाँ से भी पायरुविक एसिड से बनता है एसिटाइल कोलेंजाइम में, छोड़ दो। पायरुविक एसिड से लास्ट में बनता है CO2, वाटर, एनर्जी। यहाँ से भी अमोनिया और एनर्जी, एथेनॉल और एनर्जी, तीनों की एनर्जी यूज हो जाती है। तीनों की एनर्जी यूज हो जाता है, जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। इसी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम। कुछ मटेरियल यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकलता है, लेकिन कुछ मटेरियल और भी अलग अलग तरीके से बाहर निकलता है। कैसे, हम यहाँ देखेंगे। ये बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है, समझ रहे हैं ना? मेरी बात ध्यान से समझिएगा। ये है बेटा अमोनिया, मतलब नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस या नाइट्रोजिनस वेस्ट भी आप बोल सकते हो। ये N2 बेस है, यह नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल है। हम इस चैप्टर में नॉर्मली बात करेंगे यूरिया की। किसकी बात करेंगे? और जहां आपके मन में यूरिया आएगा, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूँ, जब भी आपके मन में यूरिया आएगा ना, तो आप समझ लेना कि हम अमोनिया और CO2 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जैसे अपन नॉर्मली यदि हम लोग खाना खाते हैं तो ऑयल के कंपेयर में चावल और रोटी ज़्यादा खाते हैं। यदि आप दाल चावल भी खा रहे हो तो भी ऑयल के कंपेयर में दाल और चावल ज़्यादा होता है, ऑयल कम होता है। हेलो? तो देखिए, चावल मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, दाल मतलब प्रोटीन, प्रोटीन मतलब अमोनिया। तो मेनली जो मेजर वेस्ट मटेरियल होते हैं वो चावल यानी कि कार्बोहाइड्रेट, दाल यानी प्रोटीन के होते हैं। तो जो प्रोटीन जब ब्रेक डाउन हुआ तो जो उसका वेस्ट मटेरियल बचा वो अमोनिया हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बोहाइड्रेट का वेस्ट मटेरियल क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये दोनों आपस में मिलके लीवर में जाते हैं और लीवर में बन जाते हैं यूरिया। क्या बन जाते हैं? आइए अब यदि हम बात करें, हमारे अर्थ में बहुत सारे टाइप्स के एनिमल हैं। हमारे अर्थ में बहुत सारे टाइप्स के एनिमल्स हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं। देखिए कौन रहता है पानी में? वेरी गुड, पता है। पानी में कौन रहता है? फिश,
और कुछ रहते हैं जो जमीन में रहते हैं, हम लोग घोड़ा, बकरी, बिल्ली, कौन रहता है? घोड़ा, बकरी, बिल्ली, हाथी, ऊंट, तुम सब लोग, है ना, ये सब लोग कहाँ? जमीन में रहते हैं। हम भी मतलब अपन सब जमीन में रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बर्ड्स, कौवा, तोता, चील, बाज, कबूतर, कबूतरी, फीमेल कौवा, मेल कौवा, ये सारे के सारे कहाँ उड़ते हैं? हवा में। तो हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, समझ गए? आइए, यदि हम बात करें, सुनिए ना बेटा, बहुत बढ़िया चीज़ सिखा रहा हूँ और आप पैटेंट करवा लो, यहाँ से लगभग हर साल एक टपकता है। हाँ, आता है एक, समझना। तो पहले क्या, ये सब की सब हम किसकी बात करेंगे? ग्लूकोज और प्रोटीन। किसकी बात करेंगे? ग्लूकोज और ग्लूकोज देगा अमोनिया, क्या देगा? ग्लूकोज देगा कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन देगा अमोनिया, ग्लूकोज क्या देगा? याद रहेगा? अभी मैं एक बार फ्लो में फिर से पूछूंगा, गलती नहीं करना, है ना। ग्लूकोज को देगा, क्या देगा ग्लूकोज? प्रोटीन, पक्का? दोनों हमारे काम के नहीं है, दोनों को शरीर से बाहर निकालना है। कैसे बाहर निकालेंगे अपन वहां पे अभी समझेंगे। आइए, तो सबसे पहले देखिए, यदि हम बात करें कि हम धरती में लिविंग को 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। पहला कैटेगरी जो पानी में रहता है, दूसरा जो जमीन में रहता है, तीसरा जो हवा में। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा पानी किसके पास रहता है? जो पानी में रहता है कि जो जमीन में रहता है, जो हवा में रहता है? जो पानी में रहता है उसके पास पानी की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है। इसका हाँ मतलब कि देखो, एक में जो जमीन, जो पानी में रहता है, सुनो तो, जो वाटर एनिमल होते हैं, यहां मैं लिख देता हूं, जो वाटर एनिमल होते हैं ना बेटा, वाटर एनिमल में जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है वो अमोनिया होता है। जब वो लोग सूख जाते हैं तो क्या निकलता है? अमोनिया। जो जमीन में होते हैं, जो नॉर्मली अर्थ में रहते हैं, अर्थ सरफेस में, उनमें यूरिया बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है? यूरिया। यूरिया बनता कहाँ है? लिवर में। कौन कौन मिलकर बनाता है? अमीनो एसिड और कौन कौन मिलकर बनाता है? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। यूरिया कौन मिलकर बनाता है? CO2 और NH3। कहाँ बनता है? तुम सोच भी नहीं सकते कितनी बार क्वेश्चन आए होगा नीट में। अब मैं भरोसा दिलाता हूं, मैं 30-35 बार क्लास में बोलूंगा तो भी कुछ ऐसे लड़के होंगे कि भूलेंगे। सर ले लो, अभी 5 मिनट बाद पूछूंगा, देखना आधी पब्लिक भूलेगी, है ना। क्या यूरिया कौन बनाता है? CO2 और अमोनिया। कहाँ बनता है? सेम चीज अभी पूछूंगा, 2 मिनट बाद देखना आधे लोग भूल जाएंगे। मुंह देख के बताऊंगा कौन भूलेगा। आओ फिर सुनो, अब फिर जो मतलब जो बर्ड्स वगैरह होते हैं उनमें निकलता है यूरिक एसिड। क्या निकलता है? यूरिक एसिड। अब आइए समझिए मेरी बात, जो जिनसे अमोनिया बाहर निकलता है उस तरह के एनिमल्स को हम बोलते हैं अमीनोटेलिक। क्या बोलते हैं? जिनमें यूरिनेशन से अमोनिया बाहर निकलता है उनको हम बोलते हैं अमीनोटेलिक। एग्जाम्पल जाएगा फिश और एक्वाटिक एनिमल, मतलब वो सारे के सारे एनिमल जो पानी में रहते हैं। फिश ऑल एक्वाटिक एनिमल्स, जितने के जितने एनिमल्स पानी में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? अमीनोटेलिक। और यूरिनेशन में निकालते हैं अमोनिया। क्यों? क्योंकि अमोनिया ज्यादा जहरीली होती है, पॉइजनस नेचर बहुत ज्यादा होता है। यदि अमोनिया थोड़े टाइम तक बॉडी में रुकी रह गई ना तो हमारी बॉडी की ब्लड वेसल्स को फाड़ देगी और डेथ हो जाएगी। हमारी बॉडी में जो ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है ना, देखो सीधी सी बात है, जब हम लोग जहर खाते हैं, मतलब जब पब्लिक खाती है जहर, तो क्या होता है? जहर खाने के बाद तुम देखो खून की उल्टी होती है। तो जहर क्या करती पता है? हमारी बॉडी को ब्लड वेसल्स को फाड़ देती है। हाँ बहुत, अरे पॉइजनस नेचर बहुत ज्यादा होता है, तो वहां से मतलब ब्लड बाहर आ जाएगा। तो अमोनिया यदि ज्यादा टाइम तक हमारी बॉडी में रुक गई, या किसी भी एनिमल्स की बॉडी में यदि अमोनिया ज्यादा टाइम तक रुक गई ना, तो उससे क्या हो जाती है? डेथ हो जाएगी। इसीलिए जो पानी, जो फिश होती है ना, मछली वगैरह जो होती है, पी और निकाली। समझ गए? जो मछली होती पानी पिया और ज्यादा देर तक नहीं रखते अपने पास। ठीक है, ये हो गया बेटा हमारे अमीनोटेलिक। क्लियर हुआ क्या सबका? अमोनिया,
बाहर निकलेगा, ऐसे एनिमल्स को बोलेंगे अमीनोटेलिक। इसमें आएंगे आपके क्या, फिश और एक्वेटिक एनिमल, ये अपनी बॉडी में ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं रखते। क्लियर, क्योंकि इसका नेचर क्या होता है, पॉइजनस। इससे थोड़ा कम जहरीला यूरिया होता है, इससे थोड़ा कम जहरीला यूरिया होता है, क्योंकि अमोनिया में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है और थोड़ा सा उसका जहरीलापन कम कर देता है, पॉइजनस नेचर कम कर देगा। और जैसे पॉइजनस नेचर कम करेगा तो ये वाला जो यूरिया बाहर निकालेंगे उस एनिमल्स को बोलेंगे यूरियोटेलिक। कोई तो सुन लो, जहां यूरिया बाहर निकलेगा उसको वो क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक। इनमें होगा ह्यूमन, गैया, टाइगर और मैमल्स। जितने भी मैमल्स, जितने भी तुम लोग देख सकते हो, जैसे ह्यूमंस हो गए, गाय, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, भेड़, हिरन, हाथी, उल्लू। हाँ, सब्जी वाले की समझ गए। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये यूरियोटेलिक होते हैं, जिनसे यूरिया बाहर निकलता है। ये लगभग 6 घंटे 8 घंटे तक अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। यदि इससे ज़्यादा स्टोर करेंगे तो अपने को इन्फेक्शन हो सकता है। समझ गया, इसलिए इसको निकालना पड़ता है। फिर हम बात करें यूरिक एसिड। यूरिक एसिड में पानी की बहुत कमी होती है। जब पानी की कमी होती है ना, तो ये लोग जो इस वाले में जिनकी बॉडी से यूरिक एसिड बाहर निकलता है, ये लोग सू नहीं जाते ना, ये लोग 1 नंबर जाते हैं ना 2 नंबर जाते हैं, ये डायरेक्ट 3 नंबर जाते हैं। मतलब जो इनका स्टूल प्लस वाटर दोनों एक साथ पेस्ट फॉर्म में निकलता है, इसमें आएंगे रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। सब लोग देखे तो होंगे, इसी को बोलेंगे यूरिकोटेलिक। देखे हो बर्ड्स की टट्टी? अरे यही पेड़ में एक बार मैं रेडी होके नीचे खड़े हुआ, तिवारी सर का इंतजार कर रहा था, तो पचाक किसी किसी का मतलब गीला होता है, किसी किसी का एकदम हार्ड टाइप का रहता है। अरे जैसे घर में तोता वगैरह पालते हो, बर्ड्स वगैरह नहीं देखे हो? किसी के समोसे में निकला था किसी, बताओ ना, है ना? चलो, फिर फेंक दिया था, खाया था उसके समोसे निकले। समझ गए? ये एक क्वेश्चन आपके नीट में कंफर्म है, एक क्वेश्चन आपके नीट में यहां से कंफर्म है। क्लियर? आइए देखिए, अकॉर्डिंग टू पॉइजनस नेचर, देखिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। पॉइजनस नेचर की हम बात करें, पॉइजनस नेचर की बात करें तो सबसे ज्यादा जहरीला अमोनिया होगा, फिर यूरिया होगा, फिर यूरिक एसिड होगा। कोई तो सुन लो, एक लाइन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। है, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो जितना ज़्यादा जहरीला है हमारी बॉडी में, उतनी ही कम टाइम तक रहता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो निपटा देगा। हाँ, अरे हाँ, कॉमन सेंस वाली बात है ना? चलिए, ये तो तुम लोगों में कूट कूट के भरा है। आइए ये देखिए, इंफॉर्मेशन अबाउट किडनी। थोड़ा सा हम किडनी के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। अभी मैं डायग्राम भी देखूंगा किडनी का। तो पहला है, देखो, कलर होती है रेड डार्क कलर की किडनी होती है। मतलब रेड डार्क मतलब समझ गए ना? ऐसे। इसका साइज कितना होता है आप देख सकते हो। साइज होता है 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। मतलब ऐसी ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ऐसी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ऐसी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ये वाला हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। मतलब कुछ ऐसी, इतनी बड़ी। सर जो नीचे होगा वो 4 सेंटीमीटर। हाँ, लंबा वाला सेंटीमीटर, ऐसे चौड़ाई, मतलब समझ गए ना? ऐसे। हाँ जी, जैसे सेम की बीज होती है, ये वाला कर, है ना? तो जो ये वाला होता है ना, ये वाला देखिए, ये वाला हो गया अपना 10, ये वाला हो गया 20, वाला हो गया 5, और दोनों के ऊपर साइड 4 हो गया 4। क्लियर? इतना इस तरह से होती है किडनी। उसके बाद यदि हम वेट की बात करें तो 150 से 170 ग्राम होती है। 150 ग्राम लगभग ठीक है। हेलो, इसका वेट कितना होता है? 150 से 170 ग्राम। दिल का वेट कितना होता है? आप नहीं बता दो, नहीं पता तुमको? नहीं है, है? कितने कितने दिल हैं? सर एक ही है। कितना बड़ा है? भारी, कितना भारी? नहीं, दिल
कितना वेट होता है हार्ट का? 230 ग्राम फीमेल का, 250 मेल का। कितना बताया था? हाँ 340 ग्राम। 320 ग्राम होता है मेल का, 280 ग्राम होता है फीमेल का। ऐसा बोलो, वो तुम बहुत छोटा बोल दी। चलिए, यदि हम बात करें बेटा, मजा आ गया एकदम खतरनाक वाला, इनकी पोजीशन कहाँ होती है? किडनी की पोजीशन, तो पोजीशन होती है नियर फ्लोटिंग रिब्स पर इन पेरिटोनियम कैविटी। फ्लोटिंग रिब्स पता कौन सी? जो ये वाली रिब्स होती है ना, तो किडनी मतलब पता कहाँ होती है? सच बता रहा हूँ, किडनी कहीं यहाँ। हेलो, तुम्हारे भी बनी। ऑरिजिन होता है मिजोरम। ऑरिजिन क्या होता है? मिजोरम। और मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारी बॉडी का होता है किडनी। यदि आपसे पूछा जाए एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, तो मेनली क्या होती है? किडनी। उसके बाद अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, थोड़ा बहुत स्किन, थोड़ा बहुत लंग्स, थोड़ा बहुत लीवर। ये भी स्किन मतलब समझ गया ना, पसीना बाहर निकालता है ना, तो ये भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन में आ जाएगा। कोई तो देख लो, ये देखिए यूनिट ऑफ, मतलब ये छोड़ो, ये हमारे किडनी का पोजीशन। आप देखो ना डायग्राम, कितना प्यारा पता चल रहा है। देखिए ये हमारी, हेलो, एक ये दो हमारी फ्लोटिंग रिब्स है, दिख रहा है बेटा? एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, दोनों फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। आपको पता नहीं होगा फ्लोटिंग रिब्स के बारे में। अब वो वाली रिब्स, जैसे हम कहीं घर से आते हैं ना, तो दो निकल के ऐसे जैसे मान लो तालाब भरा है, तो वहाँ तैर के फिर आ जाती हैं। फ्लोटिंग मतलब है ना तैरना, है? दो मतलब सबसे लास्ट वाली जो दो डिप्स होते हैं उनको फ्लोटिंग डिप्स बोलते हैं। यहीं पे देखो कितना प्यारा, ओ बाप रे कितना क्यूट लग रहा है ना, रेड कलर का एकदम। ये किडनी है ना? और यहाँ पे देखो ना, किडनी में ऐसे देखो मुकुट पहने हुई है, पहने हुआ ना। ये पता क्या है? क्या है बताओ? टोपा। क्या है? ये क्या है बताओ? किसी को पता है ये क्या है? एड्रिनल ग्लैंड। क्या है? सुनो ना, ये एड्रिनल ग्लैंड है तो ये भी है। अब इसको दोबारा थोड़ी लिखूंगा, समझ गए? एक साइड राइट, एक साइड लेफ्ट। मजे की चीज है, एड्रिनल ग्लैंड के वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या मेंटेन होता है। सुनो, हम इसको बोलते हैं ट्रिपल एफ। यहाँ से एक हार्मोन्स निकलता है जो होता है एड्रिनेलिन हार्मोन। क्या होता है? एड्रिनेलिन हार्मोन्स होता है जो ट्रिपल एफ का काम करता है। मतलब फाइट, जब आप किसी से लड़ाई करते हो तो आपका ये एक्टिवेट होता है। फियर, जब हम किसी से डरते हैं तो ये एक्टिवेट होता है। फ्लाइट, जब हम डर के मारे भागते हैं तो ये एक्टिवेट होता है। इसीलिए हम ट्रिपल एफ हार्मोन भी बोलते हैं, फाइट, फियर और फ्लाइट। समझ गए? तो ये हमारा यही मेंटेन करता है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे पता है क्या हुआ? यहाँ पे जो वो आया था ना यूरिया, तो यूरिया का यहाँ पे फिल्ट्रेशन सारी की सारी चीजें हुई। और ये जो पाइप है ना बेटा, ये पाइप होता है यूरेटर। क्या होता है? यूरेटर। ये राइट और लेफ्ट, ये यूरेटर से आता है और ये थैले में भर जाता है। ये वाले थैले में भर जाता है। इस थैले को हम बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर। और इस थैले से टाइम से, हेलो, कोई तो देखो, देखिए देखिए देखिए, क्या लग रहा है? अब बताओ, ये इसमें भी सुंदरता देखती है। लगा दो गुलाब मुलाब अपने वाले में, दो चार पहना है, माला माला पहना दो और क्या। सुनो, हाँ, तुम बताओ, ये राइट किडनी है कि लेफ्ट किडनी? पूछ ले, हो सकता है गलत बता दे। दिमाग लगा के बताना, पहली बार ना करके नहीं, क्योंकि दो ही हैं। एक बार बोल दी फिर दोबारा तो सही कर ही सकती है। बोलो, पहली बार में सही बताना है। ये बोल रही हैं ये राइट, वो लेफ्ट। और कोई? राइट किडनी, हार्ट में बताया था ना, तो उल्टा बता दे क्या हार्ट में? हाँ ठीक है ना, ये हो जाएगा लेफ्ट किडनी। क्लियर हुआ बेटा? ये देखिए ऊपर, कोई तो बता दो। ये यूरेटर, ये यूरेटर, ये
यूरिनरी ब्लैडर, एनएस ये होता है यूरेथ्रा। क्या होता है? यूरेथ्रा, जहाँ से बाहर निकलता है। उसके बाद सुनिए ना, जो ब्लू कलर की है ये इम्प्योर ब्लड कैरी करेगी, इसलिए हम बोलेंगे रीनल वेन। इम्प्योर वेन होगी ना, रीनल जो वर्ड है ना, जो रीनल वर्ड है, रीनल वर्ड होता है किसके लिए? किडनी के लिए। जब भी आप किडनी की बात करोगे तो रीनल टर्म यूज करोगे। तो ब्लू वाले को हम बोलेंगे रीनल वेन, और इसको बोलोगे रेड कलर वाले को रीनल आर्टरी। समझ गए? तो देखो, किडनी को भी तो ब्लड चाहिए, तो लाल वाली ब्लड लेके आती है, ब्लू वाली ब्लड लेके जाती है, क्योंकि किडनी भी तो जिंदा है तभी तो काम करेगी। समझ गए? तो ये हो गया हमारा एक इंट्रो क्लास हो गया, आउटलाइन डायग्राम्स हो गए। यहाँ पे बढ़िया मजा आएगा, बस 2 मिनट और खत्म ही होने वाला है। एक हमारा हो जाएगा बेटा, क्या बोलिए? राइट किडनी। एक हो जाएगा लेफ्ट किडनी, बस 2 मिनट और। ये हो जाएगी रीनल वेन, और ये हो जाएगी रीनल आर्टरी। ये हो जाएगी एड्रिनल ग्लैंड, ये हो जाएगी एड्रिनल ग्लैंड। यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या होगा? फिल्टर हुआ होगा यूरिन का, यहाँ यूरिन का फिल्टर हुआ होगा। और पता है आपको, इस पाइप से जो भी आएगा वो यहाँ भरेगा, और जो यहाँ भरेगा पक्का बाहर जाएगा। कभी कभी पता क्या होता है, इस पाइप से ग्लूकोज भी यहाँ आ जाता है। अब एक क्वेश्चन, मान लो किसी को डायबिटीज है, मान लो किसी को डायबिटीज है, उसके पास 200 रुपये नहीं है कि वो अपना शुगर चेक करा सके। किसी के पास डायबिटीज है, उसके पास पैसे नहीं है कि वो शुगर चेक करा ले, तो ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिससे वो मतलब बिना चेक कराए वो पता कर ले कि उसको डायबिटीज है कि नहीं? मीठा खाए, अगर कुछ तबीयत खराब हो। गलत जवाब। और कोई? कलर ऑफ यूरिन। और कोई? सर वो ब्लड अगर मोटा होता है। चलो मैं ही बता देता हूँ, मुंह देख के नहीं लगता कि तुम लोग टाइम पास बिना मतलब में करवा रहे हो, इतना टाइम है नहीं अपने पास। ठीक है, तो क्या होता है सुनो, जैसे मान लो किसी को यूरिन है, कोई लड़का है, मान लो राम बाबू, कुछ भी मतलब, कोई लड़का है, इसको मान लो चेक करना है कि डायबिटीज है कि नहीं। तो ये क्या करेगा, ये जैसे मान लो कोई पुरानी बिल्डिंग है, कोई ऐसी जगह जहाँ पे लिखा होता है यहाँ पेशाब कर सकते हैं, तो ये वहाँ कहीं लिखा रहता है ना यहाँ पे पेशाब करना मना है, तो मना लोगों को काट देते हैं, मैं देखा हूँ बहुत सारे लोग। तो वो क्या करेगा, जहाँ मतलब कहीं ऐसी जगह पे जाएगा, सोसू गया वहाँ पे, अब वहाँ पे जाने के बाद वो देखेगा कोई और वहाँ ना जाए, मतलब कोई ऐसी प्लेस हो कोई और ना जाए। उसके वो आधे या 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद वहाँ से वो दोबारा जाएगा। जब वो वहाँ पे दोबारा जाएगा ना, तो वहाँ पे देखेगा यदि वहाँ पे चींटियाँ या चींटे यदि आ गए हैं, मतलब उसको डायबिटीज है। क्यों? क्योंकि डायबिटीज होगा तो उसके यूरिन के थ्रू ग्लूकोज भी बाहर निकलेगा। यदि ग्लूकोज बाहर निकलेगा, जमीन में कहीं भी शक्कर डालोगे तो चींटियाँ तो आएंगी। तो बिना टेस्ट कराए भी हम पता कर सकते हैं कि उसको डायबिटीज है कि नहीं। समझ गए? आइए, अब ये यहाँ पे भरेगा ना, जहाँ यूरिन भरता है उसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलते हैं? हम इसको हिंदी में बोलते हैं सूसू घर। सच में यही बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हाँ। तो देखो, यूरिनरी ब्लैडर में क्या हुआ बेटा, कोई तो सुन लो। अब बढ़िया चीज बता रहा हूँ। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, एक मसल्स होती है जिसको हम बोलते हैं डेट्राइटस मसल्स। क्या बोलते हैं? डेट्राइटस मसल्स जो होती है ना, तो जैसे मान लो उसमें भरता गया, अभी ये वाला दरवाजा बंद है, भरता गया दरवाजा बंद है, भरता गया दरवाजा बंद है, एक लिमिट के बाद ये भर चुका है, अब इसको बाहर निकालना है। जब इसको बाहर निकालना होता है, उस टाइम पे हमारे ब्रेन को कौन बताएगा कि जाना है अब? तो इसके इनर लेयर पे रिसेप्टर्स होते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम में स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। इन रिसेप्टर्स के थ्रू अपने को पता चल जाता है कि अब अपने को जाना चाहिए। लेकिन माहौल ऐसा नहीं है। मान लो जाना चाहिए, क्लास लग गई है, क्लास चल रही है, प्यास भी लगी है, पी लिया, अब बहुत तेज आ रही है, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, अब मतलब एक तो आ रही थी, ऊपर से अपने को पढ़ते पढ़ते याद नहीं आया, अपन ने पानी भी पी लिया, अब ये जरूरत से ज्यादा भरने लगा। मान लो इसकी कैपेसिटी 250 to 300 ml आती है। आपको एग्जाम में यदि 250 से, आपके एग्जाम में यदि, अभी दूंगा मैं टेस्ट में,
आपके एग्जाम में यदि 250 से 400 तक आता है ml, तो आप बता सकते हो कि जो इसकी कैपेसिटी होती है ये 250 से 400 ml की होती है। अब आप जबरदस्ती ठूस ठूस के 1000 ml तक भर सकते हो। हेलो, ऐसा नहीं, आप भर तो सकते हो। क्यों भर सकते हो? क्योंकि इसके बाहर एक मोटी सी मसल्स की लेयर होती है, डेट्राइटस मसल्स, जो इसको फटने से रोकती है। यदि आपने पता है 1500 से ज्यादा भर दिया, 1500 से ज्यादा भर दिया, तो या तो ये फटेगा या तो ये खुलेगा। दोनों में से कोई चीजें होगी, या तो ये फटेगा या तो ये खुलेगा, ऐसा। ठीक है, अभी तो ये हम नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, समझ गए? आज के लिए इतना काफी है। अभी अब कल पूछना, समझ गए ना? ठीक है, ये अभी मैं डाल दूंगा, इसका एक एक पॉइंट नोट कर लेना। जितने पॉइंट बोला सब एनसीईआरटी का है। कल हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। कल ये डायग्राम फिर से पढ़ेंगे, इतना लेकिन नोट करके आना।